हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम इंजरीज़ को आगे बढ़ाते हुए फायर आर्म इंजरीज़ की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इन फॉरेंसिक मेडिसिन एंड व्यवहार आयुर्वेद यानी आगत तंत्र, द स्टडी ऑफ ट्रॉमा कॉज बाय फायर आर्म्स इज द क्रिटिकल branch of medical jurisprudence. Gunshot wounds present unique diagnostic and reconstructive challenges. Ballistics is broadly divided into three distinct phases: internal ballistics, external and terminal यानी wound ballistics. Internal मतलब the study of the projectile movement, forces and chemical reaction within the barrel of the weapon. यानी इसमें हम पढ़ते हैं कि प्रोजेक्टाइल मूवमेंट, फोर्स, केमिकल रिएक्शन जो हुई है, ठीक है। एंड एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स में हम पढ़ते हैं कि प्रोजेक्टाइल फ्लाइट का पाथ कैसा था, ठीक है। हवा मतलब वो कहाँ से चला था, कितनी दूरी थी, कैसी हवा थी, किस डायरेक्शन में थी, क्या क्या उसके अगेंस्ट में फोर्स लग रहे थे, उसका पाथ कैसा था, ये सारी बातें हम वहाँ पर एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स में जानते हैं। टर्मिनल या फिर वुंड बैलिस्टिक्स में फिजिकल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्टाइल अपॉन द इम्पैक्ट ऑफ द टिश्यू ऑफ द लिविंग और डेड। तो अब हम टर्म यानी वुंड में क्या पढ़ेंगे, उसका फिजिकल, मैकेनिकल और बायोलॉजिकल इफेक्ट कैसा था लिविंग या फिर डेड बॉडी के टिश्यू पर। तो ये था बैलिस्टिक्स। मैं आपको बता देती हूँ, जब हम FSL गए थे तो बैलिस्टिक्स में मुझे बड़ा इंटरेस्ट है, ठीक है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जब सर ने बताया कि किस किस तरह से वहाँ पर केसेस आते हैं और कैसे वो जांच पड़ताल करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जानने में बहुत अच्छा था। तो उसी के बाद से मुझे असल में बैलिस्टिक्स पसंद आया। मैंने कहा कितना इंटरेस्टिंग है ये। बाकी उसके बाद से तो मुझे आगत तंत्र से ऐसा प्यार हो गया था कि जो इसका मॉडर्न पार्ट है, जो मैं वहाँ पर देख के आई हूँ, जो मैंने सीखा, एक ही दिन जाकर ना आगत तंत्र मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट बन गया था सेकेंड ईयर में। तो आप भी अगर आपके कॉलेज वाले लेके जाए ना तो बिल्कुल भी मिस मत करना, ज़रूर FSL जाना, बहुत मज़ा आने वाला है। सेकेंड बात करते हैं हम कंपोनेंट ऑफ फायर आर्म्स डिस्चार्ज, द डिस्चार्ज कॉकटेल की। तो इसमें क्या कह रहे हैं वो, व्हेन अ वेपन फायर it is not merely the blood that exits the muzzle. A cocktail of thermal, chemical and physical agent escape, each leaving distinct signature on the skin and clothes of the victim. यानी बुलेट क्या करती है, cause physical penetration, mechanical shearing and cavitation of the tissue करती है। फ्लेम एंड हॉट गैसेस क्या करती हैं, जो उसमें गर्मी होती है ना, वो हॉट गैसेस होती हैं, वो क्या करती हैं, सिंगिंग ऑफ एयर। वेरी इंपॉर्टेंट कि सिंगिंग ऑफ हेयर क्या होता है, MCQ में आपसे पूछा जा सकता है। तो इट्स अ कर्लिंग एंड डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, बर्निंग करती है ऑफ द स्किन एंड टिश्यू। हॉट gases expand rapidly and over bony areas. They stretch the skin to its bursting point, causing स्टिलेट और क्रूशिएट टीयर्स, ठीक है। याद रखेंगे इसमें जो वर्ड्स हैं। वैसे तो ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो मैकेनिकल इंजरीज़ ही है, लेकिन मैकेनिकल इंजरीज़ फिर फायर आर्म ऐसे ऐसे इनकी जो इम्पॉर्टेंस है वो कम होती जाती है, ठीक है। जो थर्मल में पढ़ेंगे उसमें तो आपको बस रूल ऑफ 9 बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, बाकी जो जो आएगा वो हम बताते रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं उसका स्मोक एंड सूट यानी कार्बोनेशियस डिपॉजिट क्या करता है, ब्लैकनिंग करता है। क्या करता है, ब्लैकनिंग ऑफ द स्किन अराउंड द एंट्रेंस वुंड, जो कि आप देखोगे कि वो कैसा होता है, ब्लैकिश वुंड होता है। इट इज़ सुपरफिशियल एंड कैन बी इजिली वाइप्ड ऑफ विद अ वेट क्लॉथ और स्पॉन्ज। Unburnt and partially burnt gunpowder particles. These are driven forcefully into the epidermal and dermal layer of the skin, cause tattooing. ठीक है, क्या कॉज करता है, पेपरिंग या टैटूइंग। दिस इज एन एक्टिव इम्प्लांटेशन, कैन नॉट बी वाइप्ड और वॉश आउट। यानी ये जो टैटूइंग होता है कैसा होता है, मैं आपको इमेज में दिखाती हूँ। ये जो आप देख पा रहे हो ना कि इसके आसपास इतने छोटे छोटे गन पाउडर की वजह से यहाँ पर मार्क्स हो गए, तो इसी को कहा जाता है टैटूइंग ऑफ स्किन। और इन्हें आप वाइप आउट या वॉश आउट नहीं कर सकते, जैसे बताया था इसमें कि ये वाला तो जो ब्लैक है उसे आप कपड़े से साफ़ कर सकते हो, लेकिन टैटूइंग को आप कपड़े से साफ़ नहीं कर सकते। मेटालिक पार्टिकल वेपराइज मेटल फ्रॉम द ब्लड जैकेट कोर और प्राइमरी कंपाउंड, जिसमें लेड, बेरियम और एंटीमनी होते हैं, विच सेटल ऑन द वुंड और क्लोथिंग, ठीक है। मेटल के पार्टिकल्स मिल सकते हैं।
तो ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, जो इसमें इंपॉर्टेंट थी ये वाले जो लक्षण है ये बस इंपॉर्टेंट है कि सिंगिंग ऑफ हेयर्स, बर्निंग, ब्लैकनिंग किसकी वजह से होता है, टैटूइंग क्या होता है और इसे वॉश आउट नहीं किया जा सकता, ये गन पाउडर की वजह से होता है। ठीक है, ये याद रखना कि किसकी वजह से होता है, गन पाउडर जैसे छिड़कता है ना, जैसे तेल छिड़कता है, अच्छा एग्जाम्पल याद आया तो आपके डॉट 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 उसकी बूंदे छींटे आ जाते हैं, तो उसी तरह से गन पाउडर वाली बात है। तो टैटूइंग ऑफ स्किन। अब बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एंट्रेंस वुंड एंड बाय रेंज फायर। तो एंट्रेंस वुंड का रेंज से क्या रिलेशन है कि रेंज पास है तो क्या होगा, दूर से फायर हुआ है तो क्या होगा। तो गन शॉट 0 सेंटीमीटर, हार्ड कॉन्टेक्ट बिल्कुल ही सटा के मारेंगे तो क्या होगा। द मजल इज प्रेस firmly against the skin, all discharge element enter the wound track, skin around the wound margin may show a clean muzzle imprint, जिसमें चेरी रेड डिस्कलरेशन ऑफ अंडरलाइंग टिश्यू अकर ड्यू टू लोकलाइज्ड कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंडिंग टू मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन। देखो बिल्कुल हार्ड कांटेक्ट है तो इससे क्या होगा कि जो सारे ही डिस्चार्ज एलिमेंट वुंड में चले जाएंगे, जितने भी मेटल वाले डिस्चार्ज हैं, कपड़े हैं, सब अंदर, कपड़ों का भी जो है वो सब अंदर चला जाएगा। और ये बोल रहे हैं कि मज़ल इम्प्रिंट की कोएक्सियल ब्रूज विद बैरल एंड, यानी मज़ल जो हमारा जो गन के आगे का जो पार्ट है, ठीक है, तो वो जब आप स्किन से लगाओगे तो वहाँ पर भी उसका निशान होगा, ब्रूज हो सकता है। और ये बोल रहे हैं कि चेरी रेड डिस्कलरेशन होगा, क्यों, बिकॉज ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये एमसीक्यू में ही पूछा जा सकता है, वैसे तो ये पूरा नहीं पूछेगा, जो पूछेगा वो सिर्फ एग्जिट और एंट्री वुंड ही पूछेगा। ठीक है, लूज कॉन्टेक्ट थोड़ा अगर स्मॉल गैप एग्जिस्ट करता है तो अलाउ शूटिंग द फ्लेम टू allow soot and flame to escape laterally, creating a circular zone of blackening and burning around the margins. अब जो वो आप ऐसा समझो, जो गर्मी है, जो उसकी हीट है, जो हॉट गैसेस हैं, अब उन्हें निकलने के लिए स्पेस मिल गया तो वो लेटरली भागती हैं। अब जब लेटरली भागेंगी तो सर्कुलर जोन बनाएंगी, कैसे कलर का, ब्लैक एंड बर्निंग अराउंड द मार्जिन्स ओवर फ्लैट बोन, जैसे कि स्कल ट्रैप गैस क्रिएट्स अ मैसिव ब्लो आउट रिजल्टिंग इन अ लार्ज स्टेलेट इन स्टार शेप और लेसरेटेड बोन। तो इतना ज़्यादा वहाँ पर प्रेशर लगता है तो क्या क्रिएट करता है, यानी वो फट जाती है स्किन, लेसिरेशन वहाँ पर हो जाता है, वो फट जाती है। एक तो गन शॉट का तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ लेसिरेशन भी हो जाएगा। क्लोज रेंज की बात करते हैं, 1 से 15 सेंटीमीटर के बीच में बर्निंग होगा, सिंगिंग ऑफ हेयर होगा एंड हैवी ब्लैकनिंग होगी। द वुंड मार्जिन इज स्लाइटली इन्वर्टेड, अंदर को हो जाएगा। टैटूइंग हो सकती है, मे बिगिन एट द आउटर मार्जिन्स। ठीक है, टैटूइंग कहाँ होगी, सिर्फ आउटर मार्जिन्स पे। नियर या फिर इंटरमीडिएट रेंज, ठीक ठाक रेंज है, यानी 1 मीटर से 1 से 3 फीट, इसमें क्या होगा, टैटूइंग होगा, क्योंकि ये दूर से अच्छा खासा वहाँ पर वो फैल जाएगा। क्या फैल जाएगा, गन पाउडर। फ्लेम एंड स्मोक डू नॉट रीच दिस फार, अब जो फ्लेम है और जो स्मोक है, जो हॉट गैसेस हैं, वो इतनी दूर तक नहीं पहुँचेंगी, तो इस वजह से ब्लैकनिंग अपसेंट होगा। अनबर्न पाउडर ग्रेन्स ट्रैवल फर्दर बिकॉज देयर हायर मास एंड डेंसिटी, तो इसी वजह से तो टैटूइंग होती है। डिस्टेंट रेंज की बात करते हैं, 1 मीटर से ज़्यादा तो कोई बर्निंग, कोई सिंगिंग, कोई ब्लैकनिंग, कोई टैटूइंग नहीं होता है। वुंड इज नीट, सर्कुलर एंड ओवल, कोई लैसरेशन वगैरह नहीं होगा। कैरेक्टराइज ओनली बाय द मैकेनिकल फीचर ऑफ ब्लड। अब इसमें क्या होगा, एब्रेशन कॉलर एंड द ग्रीस कॉलर होगा। ये क्या होता है मैं इमेज से बताती हूँ। एब्रेशन कॉलर का मतलब होता है कि जब एब्रेशन लगता है, एब्रेशन आपको पता है खरोच लगती है, तो स्किन जब फ्रिक्शन लगता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, ये एक रेडिश कलर के निशान हो जाते हैं, रेडिश ब्लैक, तो इसे कहा जाता है एब्रेशन कॉलर, क्योंकि एब्रेशन की वजह से होता है। अब इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ब्लैकिश कलर, ग्रीस का मतलब क्या होता है, तेल, तो जो ब्लड का तेल होता है, ग्रीस होता है, उसकी वजह से जो निशान होता है तो उन्हें क्या कहा जाता है, एब्रेशन कॉलर एंड ग्रीस कॉलर। अब हम बात करते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट की कि एंट्री और एग्जिट वुंड में क्या डिफरेंस होता है। ये हमारी मैम को बहुत पसंद था। जब हम एफएसएल गए थे तो वहाँ पर भी हमसे बहुत सारी चीज़ें पूछी गई थी कि अगत तंत्र की डेफिनेशन क्या है, कि गन पॉइंट, गन शॉट, ये बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पूछी थी, क्योंकि वहाँ पर पहले उन्होंने हमारा भी तो जायज़ा लिया है कि तुम कितना पानी में तुम कितना पानी में हो, पहले ये तो बताओ। तो लेकिन ठीक ठाक हमारा इंप्रेशन गया था, बच्चों ने बता दिया था। ठीक है,
मैंने तो कुछ भी नहीं बोला था, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इतने सारे वो टीचर बैठे हैं, सारे अपने 2 टीचर्स थे, ठीक है, और वो इतने सारे एफएसएल वाले, अब भाई इतने बड़े बड़े के आगे मेरे बस की तो बिल्कुल भी बोलना नहीं था। मैम की क्लास में, सर की क्लास में तो मैं बोल लेती थी, लेकिन वहाँ जाके तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं, तो मैंने तो एक शब्द नहीं बोला, लेकिन हमारे क्लास के बाकी बच्चों ने अच्छे से बता दिया था। साइज ऑफ द वुंड की बात करते हैं तो एंट्रेंस वुंड छोटा होता है एंड एग्जिट वुंड लार्ज होता है, जनरली स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ द बुलेट ड्यू टू इलास्टिक रिकॉयल ऑफ द स्किन एक्सेप्ट इन शॉर्ट ओवर बोन। हाँ, क्योंकि यहाँ पर लेसरेशन हो जाता है, बताया था ना मैंने आपको, लेसरेशन की वजह से वो फट जाता है, तो वहाँ पर वो बड़ा हो जाएगा। जनरली लार्जर देन द एंट्रेंस वुंड एंड बुलेट कैलिबर ड्यू टू ब्लड डिफॉर्मेशन, टम्बलिंग एंड सेकेंडरी बोन फ्रैगमेंट्स। तो साइज ऑफ द वुंड जो एंट्री का होता है वो छोटा होता है और एग्जिट वुंड मोस्टली बड़ा होता है। सिर्फ ये याद रख लेना, शेप इसका रेगुलर होगा, सर्कुलर होगा, ओवल होगा, कैसा भी हो सकता है, लेकिन रेगुलर में पता चल रहा है कि सर्कुलर, जैसे मैंने इमेज दिखाया था टैटूइंग वाले में, इसमें क्या होगा, इरेगुलर होगा, क्योंकि अब बुलेट बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन लग के वो एकदम अपना पाथ नहीं तय कर पाती है, तो इरेगुलर होगा, स्लेट लाइक और लेसरेटेड हो सकता है, नो सेट पैटर्न। अब जो याद रखना है वो वुंड मार्जिन्स की बात है, इसमें क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, क्योंकि देखो अंदर की तरफ जाएगी ना स्किन, अब यहाँ ये आपकी स्किन है तो अंदर को गोली जाएगी, तो स्किन भी अंदर को ही तो होगी, और जब इवर्शन होगा तो बाहर को निकलेगी स्किन भी और गोली भी बाहर को, तो तब बाहर होगा, तो इसमें इन्वर्टेड होता है, इसमें आउटवर्ड इवर्टेड होता है। टिश्यू का लॉस, डिस्टिंक्ट लॉस ऑफ टिश्यू होता है, इसमें नो टिश्यू लॉस। एब्रेशन कॉलर प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है, क्यों, क्योंकि एब्रेशन कॉलर तो शुरू में ही लगेगा ना, ठीक है, बाद में तो वो सारे टिश्यू ही है, वो सब ख़त्म हो जाएगा, फ्रिक्शन लगता ही रहेगा, तो जो दिखेगा वो हमें वो सिर्फ एंट्री वाला दिखेगा। ग्रीस कॉलर इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। बुलेट वाइप्स इट लुब्रिकेंट लेड एड बैरल, ये सब शुरू में ही ख़त्म हो जाएगा, तो बाद में तो बुलेट सिर्फ खून की ही होगी, उसके अलावा उसमें और कुछ नहीं होगा। बर्निंग, ब्लैकनिंग, टैटूइंग इसमें प्रेजेंट होता है और इसमें हमेशा एब्सेंट होगा, इतना लंबे समय तक वो क्या ही होगा, ठीक है, फिर तो खून ही खून बचेगा। बेवलिंग ऑफ बोन्स का क्या मतलब है कि इंटरनल टेबल पिविल फ्लेयर्ड इनवर्ड्स, अंदर की तरफ, ठीक है, वही बात ये बोल रहे हैं कि अंदर, बस इतना याद रख लो कि अंदर की तरफ को स्किन मुड़ी होती है, बस इसे छोड़ दो, ठीक है। फॉरेन एलिमेंट्स देखो, इसमें फॉरेन एलिमेंट्स जो हमारा बॉडी के कपड़े हैं, सॉइल है, रस्ट है, ये सब इसमें मिलेंगे। इसमें क्या मिलेंगे, जब वो बाहर जाएगी, जब कोई हड्डी टूटती है तो हड्डी के फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, डैमेज इंटरनल ऑर्गन्स मिलेंगे, जिन्हें जो बुलेट है वो अपने साथ बाहर की तरफ लेके आती है, पूरा तो बाहर नहीं लाएगी, लेकिन उसके कुछ अंश, जैसे बोन्स के कुछ अंश मिल जाएंगे, टिश्यूज़ के मिल जाएंगे और ऑर्गन्स के। मेडिको लीगल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो द फॉरेंसिक एक्सपर्ट ये क्या करना चाहिए, सबसे पहले डिटरमाइन द रेंज डिटरमाइन करनी है कि जो टैटूइंग मिल रही है कि नहीं मिल रही है। टैटूइंग मिल रही है मतलब पास से है, नहीं मिल रही है तो दूर से, बिल्कुल फ्रेश है तो इसका मतलब दूर से, ब्लैकनिंग मिल रहा है, टैटूइंग मिल रहा है, एब्रेशन कॉलर्स मिल रहे हैं, इसका मतलब पास से है। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि वो दूर है या पास है, कहाँ से फायरिंग हुई है। फिर डायरेक्शन ऑफ फायरिंग क्या है कि ऑन स्किन, ऑन बोन, तो ऑन स्किन अ परपेंडिकुलर शॉट क्रिएट अ परफेक्टली सर्कुलर एब्रेशन कॉलर, एन ऑब्लिक शॉट क्रिएट एन सेंट्रल ओवल या एसिमेट्रिक एब्रेशन कॉलर विद द वाइडर मार्जिन इंडिकेटिंग द साइड फ्रॉम विच द बुलेट अप्रोच। अगर आपने बिल्कुल परपेंडिकुलर मारा है तो बिल्कुल वो तो सीधी ही चली जाएगी, कोई साइड वाला कोई टिश्यू खराब नहीं होगा, सीधा, तो वो बिल्कुल सर्कुलर होगा। लेकिन अगर आपने साइड से गोली मारी है तो वो बिल्कुल सर्कुलर नहीं होगा, थोड़ा ओवल होगा, ठीक है, एक्लिप्स हो सकता है, ओवल हो सकता है। तो समझ रहे हो, तो ये पता चल सकता है किस डायरेक्शन से मारी गई, किस डायरेक्शन में वो फटा है, ठीक है, स्किन किस डायरेक्शन में फटी है। अब बोन की बात करते हैं, द पासेज ऑफ ब्लड थ्रू द फ्लैट बोन, जैसे कि स्कल प्रोड्यूस अ फनल शेप क्रेटर, द स्मॉलर डायमीटर ऑफ द फनल रिप्रेजेंट द एंट्री पॉइंट, वाइडर वाला क्या बताएगा कि वो एग्जिट पॉइंट है।
ठीक है। फिर मैनर ऑफ डेथ क्या है कि सुसाइडल शॉट्स, होमिसाइडल हो सकता है और एक्सीडेंटल हो सकता है। सुसाइडल की बात करें तो सिंगल कॉन्टैक्ट, देखो सिंगल होगा, कॉन्टैक्ट वेरी क्लोज होगा क्योंकि ज़्यादा दूर से तो नहीं मारेगा ना। एरियाज ऑफ इलेक्शन क्या होता है, टेम्पल, सेंटर ऑफ फोरहेड पे मारता है, रूफ ऑफ माउथ पे मारता है और प्रिकॉर्डियम। और इसमें क्या होता है, कैडावरिक स्पैज्म मिलता है, मे लॉक द वेपन फर्मली इन द विक्टिम हैंड विच इज़ एब्सोल्युटली प्रूफ ऑफ सुसाइड। हैंड में टेस्ट पॉजिटिव फॉर गन शॉट रेजिड्यू, GSR। ठीक है, सबसे पहले तो कैडावरिक स्पाज्म हम देखेंगे कि उसमें कैडावरिक यानी जो बंदूक है ना वो उसी के हाथ में रह जाती है। इतनी सडन डेथ होती है, एकदम से जो डेथ होती है उसमें गन उसके हाथ में रहेगी तो पता चल जाएगा कि भाई ये सुसाइड है। और दूसरी बात, जो गन शॉट पाउडर मिलेगा हमें, गन शॉट रेजिड्यू मिलेंगे हमें। तो ये था सुसाइडल शॉट जिसमें कैडावरिक स्पाज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होमिसाइडल की बात करते हैं तो मल्टीपल वुंड्स, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल वुंड्स इसीलिए है कि आप सोचो कि कोई आपको अगर गोली मारता है तो आप उसे बचने की कोशिश करोगे। उसने मान लो आप मान लो उसने चेस्ट का निशाना रख के मारा है तो आप थोड़ा नीचे या ऊपर हो जाओगे तो वो चेस्ट पर नहीं लगेगी, तो उसे दोबारा मारना पड़ेगा। तो इसमें मल्टीपल वुंड्स मिलते हैं, ठीक है। शॉट्स फायर फ्रॉम अ डिस्टेंट रेंज होता है। एंट्रेंस वुंड लोकेटेड इन एनाटॉमिकल एरियाज जो कि इनएक्सेसिबल टू विक्टिम होता है, यानी बैक ऑफ द नेक, बैक ऑफ द चेस्ट, जहाँ पर नहीं जा पाता है विक्टिम का हैंड, जो कि एक्सेसिबल नहीं है उस विक्टिम के लिए। डिफेंस वुंड्स ऑन द हैंड्स आर्म में भी प्रेजेंट, डिफेंस वुंड भी मिलते हैं। एक्सीडेंटल में क्या होगा, सिंगल होगा, एटिपिकल ट्रेजेक्ट्री होगी। अब जब एक्सीडेंटल है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऑफन अगर ड्यूरिंग क्लीनिंग ऑफ वेपन, कभी कभी क्या हो जाता है, साफ कर रहे थे आप वेपन को और आप ही साफ दुनिया से हो गए, ठीक है। तो इसलिए उन्हें साफ भी मत करो, छो ही मत उन्हें, जो जैसे गंदे रखे उन्हें गंदे ही रखे रहने दो। कभी आप वेपन साफ करो और जान से ही हाथ धो बैठो, ठीक है। टारगेट शूटिंग इसमें होता है, और सेलिब्रेशंस में खुशी खुशी में किसी और की खुशी आप छीन लो, ठीक है। लीगल प्रोसीजर, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल क्लोथिंग मस्ट बी ड्राइड अंडर शेड एंड प्रिजर्व इन अ क्लीन। हाँ पता है, चलो मैं बता देती हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं FSL की बातें याद करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ ना, तो वो सारी यादें ताज़ा होती हैं और मुझे तो बड़ा ही मज़ा आता है। तो वहाँ पर हमने देखा था कि वहाँ पर कपड़े मतलब पैक हुए रखे थे वहाँ पर कपड़े, तो उन्हें सुखाया गया था, फिर उन्हें क्लीन बैग में पैक कर दिया गया था। वुड मार्जिन मस्ट नॉट एक्साइज्ड और डिस्टर्बिंग ड्यूरिंग सर्जिकल डेब्रीमेंट। इफ पॉसिबल बुलेट पास शुड बी मैप्ड एंड डॉक्यूमेंटेड केयरफुली। हमें उन्होंने बताया था कि जो ये तो वो बोल रहे हैं कि सर्जिकल जो भी हो रहा है तो कोशिश करें कि उस वुंड को ज़्यादा ना परेशान करें, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि कैसा पाथ था। वो बताते हैं कि यहाँ खड़े होकर मारा होगा, इस तरह से एंगल होगा, ये उसका पाथ होगा, तो वो सारी बातें सर ने हमें बताई थी। एम्बेडेड बुलेट्स मस्ट बी रिट्राइव्ड यूजिंग रबर टिप्ड फोर्सेप्स टू अवॉइड स्ट्रेचिंग, ठीक है। तो जो बुलेट अंदर धंस गया उसे कैसे निकाला जाता है, रबर टिप फोर्सेप्स से, ताकि स्ट्रेचिंग द बैलिस्टिक मार्क्स ऑन द मेटल सरफेस, ताकि जो स्किन है वो स्ट्रेच ना हो और जो मार्क्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो। तो ये था हमारा फायर आर्म इंजरीज़। सो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट था। और अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। टाटा बाय बाय।